नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी पीएचडी कर रहे हैं या बोलेंगे होम्योपैथी में पीएचडी कर रहे हैं या होम्योपैथी में पीजी कर रहे हैं। हाउ टू राइट अ होम्योपैथिक रिव्यू आर्टिकल, होम्योपैथिक में या होम्योपैथिक रिव्यू आर्टिकल हमको कैसे लिखना है। ठीक है, रिव्यू आर्टिकल लिखने के क्या स्टेप्स हैं, रिव्यू आर्टिकल लिखने में कैसे लिखना है, उसमें जो हमको मटेरियल या जो भी हमको उसके मटेरियल लेना है वो कैसे कलेक्ट करना है, रिव्यू आर्टिकल्स में कौन कौन सी हेडिंग्स आपको फॉलो करना चाहिए, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन कई बार किया कि सर कि रिव्यू आर्टिकल क्या होता है, उसको कैसे लिखना चाहिए, क्योंकि रिव्यू आर्टिकल जो है ये हम जो आर्टिकल लिख रहे हैं क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी पीजी कर रहा है होम्योपैथी में, चाहे वो कोई सी ब्रांच हो, चाहे वो होम्योपैथी का सब्जेक्ट हो, ऑर्गेनो मेडिसिन, मेडिका, रेपर्टरी, फार्मेसी हो, या प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन हो, पीडिया और साइकेट्री हो, ठीक है, या पीएचडी कर रहा हो, तो ड्यूरिंग जो कोर्स होता है आपका उस टाइम में आपको कुछ आर्टिकल्स क्या करने पड़ते हैं, पब्लिश करने पड़ते हैं, क्योंकि वो आर्टिकल्स पब्लिश करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी आपकी जो डिग्री है कंप्लीट होती है। डिग्री को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे उसमें पॉइंट्स होते हैं, उसमें एक पॉइंट आपका होता है आपका आर्टिकल भी पब्लिकेशन, आर्टिकल पब्लिकेशन, पब्लिकेशन भी आपको अच्छे जर्नल्स में कराने होते हैं। अच्छे जर्नल्स में कराएंगे तो उसकी इम्पोर्टेंस भी अच्छी होती है। ठीक है, तो यदि आर्टिकल के बारे में और जानकारी आप चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पब्लिकेशन कराना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जब आप कॉलेज ज्वाइन करते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर बन जाते हैं, टीचिंग करने लगते हैं, तब भी आपको क्या करना पड़ता है, आर्टिकल्स पब्लिकेशन करने पड़ते हैं, आर्टिकल्स पब्लिश कराने पड़ते हैं। और उसमें सबसे कॉमन या सबसे ईजी हम कह सकते हैं रिव्यू आर्टिकल होता है, और वो आप इजीली लिख सकते हैं, और वो कैसे लिखना है वो आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो हर पीजी स्टूडेंट को, हर पीएचडी स्टूडेंट को, एंड जो भी इसका टीचिंग करने वाला है उसको तो ये लगना ही लगना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिव्यू आर्टिकल को करने के लिए क्या पहला स्टेप है, हमको याद रखना है आपका सेलेक्ट करना है एक टॉपिक, कोई भी टॉपिक जो आपको अच्छा आता है, जो टॉपिक आपको अच्छा आता है, जो टॉपिक आपको अच्छा बनता है, जिसके बारे में आपको डीप नॉलेज है, जिसके बारे में आप इजी आपको लगता है कि मैं इस बारे में सब कुछ जानता हूँ। ठीक है, तो कोई भी आप टॉपिक ले लें। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, मेरा टॉपिक जो हमने ले लिया है क्रोनिक हेडेक, क्रोनिक हेडेक, ये मैंने एक टॉपिक ले लिया है। कोई भी टॉपिक, आप कोई सा भी टॉपिक ले सकते हैं। आपने टॉपिक ले लिया क्रोनिक हेडेक, ठीक है, क्रोनिक हेडेक ले लिया। अब इसको मैंने एक प्रकार से पूरे टॉपिक को बना लिया, द रोल ऑफ होम्योपैथी इन मैनेजिंग क्रोनिक हेडेक। ठीक है, तो मेरा टॉपिक क्या है कि क्रोनिक हेडेक को मैनेज करने में होम्योपैथी का क्या रोल है, होम्योपैथी कैसे रोल प्ले करती है क्रोनिक हेडेक को मैनेज करने के लिए। ठीक है, क्रोनिक हेडेक को मैनेज करने के लिए कैसे ये अपना रोल प्ले करती है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ये टॉपिक है, आपको याद रखना है। ठीक है ना, ये हमने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया। अब टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद हमको ये याद रखना है कि जो हमने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया है, जैसे मुझे आर्टिकल लेना है, अब उसके लिए मैं डेटा कहाँ से कलेक्ट करूँ, मटेरियल कहाँ से कलेक्ट करूँ, क्योंकि मटेरियल जो है वो कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो जब हमने पहले टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, फिर उस टॉपिक से रिलेटेड आपको बहुत सारा मटेरियल कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उस मटेरियल को प्रॉपरली रीड करने के बाद, आप प्रॉपरली जो मटेरियल कलेक्ट करेंगे उसको रीड करेंगे, और रीड करने के बाद उसमें से आप, उसी में से आप नए वर्ड्स में फिर से क्रोनिक हेडेक के बारे में लिखेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, बहुत इजी है। आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, उस टॉपिक को हम क्या करेंगे, उस टॉपिक का आपको हम मटेरियल कलेक्ट करना पड़ेगा, और मटेरियल को प्रॉपरली उसको रीड करना है, बार बार उसको रीड करना है, और रीड करने के बाद उसमें से आपको फिर प्रॉपरली आपको उस रीड करने का, तो उसमें से ही आपको कुछ पढ़ने का, उसको रीड करें, और उसके बाद वो जो आपने उसने लर्न किया है या जो उसे रीड किया है, उसके बाद उसको अपने वर्ड्स में, नए वर्ड्स में आपको लिखना होता है। ठीक है, तो जो डेटा आपको कलेक्ट करना है, मटेरियल जो कलेक्ट करना है, वो आप कहाँ से कर सकते हैं, आप जाएंगे इंटरनेट में, तो पबमेड नाम का, पबमेड
पब मेड नाम का एक वेबसाइट है, वहाँ से कर सकते हैं। गूगल स्कॉलर में जाके आप कर सकते हैं। वेब साइंस वहाँ जाके कर सकते हैं। स्कोपस वहाँ जाके आप कर सकते हैं। रिसर्च गेट वहाँ जाके आप कर सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं। और मटेरियल जो आपको मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा? पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा। किस फॉर्म में मिलेगा? पीडीएफ। जब भी आप सर्च करेंगे टॉपिक, तो जो भी निकल के आएगा टॉपिक, उसका जो पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेना है। और ठीक है, कहाँ से लेना है आपको? पबमेड से। दूसरा गूगल स्कॉलर, वेब साइंस ले लें या स्कोपस ले लें, रिसर्च गेट ले लें, इंडियन जर्नल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंडियन जर्नल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी, वहाँ से आप कर सकते हैं। जर्नल ऑफ इंटीग्रेटेड स्टैंडर्डाइज्ड होम्योपैथी, ये अगली वेबसाइट है। अगला है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ होम्योपैथिक साइंस की हम बात करेंगे। एंड लास्ट में बात करेंगे, आप जो भी ले रहे हैं आप उसमें आपको, यदि आप मटरी मेडिका की इंपॉर्टेंस बताए तो मटरी मेडिका की बुक को आप पढ़ें। ऑर्गन ऑफ मेडिसिन की इंपॉर्टेंस है तो ऑर्गन ऑफ मेडिसिन की बुक को पढ़ें। एंड रिपर्टरी का बुक आपको पढ़ना है। टेक्स्ट बुक जो बुक हैं उनको आपको लेना है। तो यहाँ से आप जो आपका टॉपिक है उससे संबंधित जो डेटा है आपको यहाँ से कलेक्ट करना है। आप कहीं से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और उसकी डेटा की जो पीडीएफ है प्रॉपर्ली डाउनलोड कर लें। कम से कम मेरे अनुसार 10 पीडीएफ, बेस्ट से बेस्ट या 10 पीडीएफ जो है आपको डाउनलोड करने चाहिए। ठीक है, और वो भी कब के लेना है? जो भी आप उसमें मटेरियल लेंगे, स्टडी लेंगे, वो रिसेंट ईयर की, एकदम रिसेंट मतलब 1 साल पुरानी होनी चाहिए। ठीक है ना? ठीक, आपको याद रखना है, आपको अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग लेना है और एटलीस्ट 10 लें और मैक्सिमम 20 ले सकते हैं। मतलब 10 से 20 पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेना है आपके टॉपिक के अनुसार, और 10 के 10 पीडीएफ को प्रॉपरली स्टडी करनी है। तो रीड करना है और रीड करने के बाद फिर वहाँ से आपको उस जो वहाँ लिखा हुआ है उसको फिर आपके नए वर्ड्स में आपको उसको अरेंज करना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हमने क्या देखा कि भाई आपको पहले सेलेक्ट करना है, आपका टॉपिक सेलेक्ट कर लेना, फिर उस टॉपिक के अनुसार जैसे आप जाएंगे गूगल स्कॉलर में तो वहाँ लिख देंगे क्रोनिक हेडेक, या लिख देंगे आप जो टॉपिक आपने लिखा है वही लिख दीजिए, रोल ऑफ होम्योपैथी इन क्रोनिक हेडेक। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक हेडेक, मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक हेडेक। तो ये आपका है, या डायरेक्ट आप जाके लिख दें गूगल स्कॉलर में क्रोनिक हेडेक। आप जैसे इंटर करेंगे आपको बहुत सारे क्रोनिक हेडेक के बहुत सारे आपका जो है जो मटेरियल निकल के आएगा, और उसमें जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप अपने अकॉर्डिंग आप क्या करें, उसको डाउनलोड कर लें और उसकी स्टडी करें। ठीक है, रीड करें उसको। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फॉर्मेटिंग। एक आर्टिकल लिखने का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, रिव्यू आर्टिकल लिखने का क्या फॉर्मेट होना चाहिए। जब भी आप रिव्यू आर्टिकल लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें पहला होता है टाइटल। पहला आपका टाइटल होता है। ठीक है, टाइटल के बाद जो दूसरी आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपकी आएगी हेडिंग आएगी या फॉर्मेट की बात करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट जो होता है ये आपका सेकेंड हेडिंग होता है। यदि आगे जाके यदि आप पूछना चाहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखना है या कौन से वर्ड्स आपको यहाँ लिखने हैं, लिखने का क्या पैटर्न है, तो आप उसके लिए मुझे मैसेज करें। वो आपका जो वीडियो में आप मुझे कमेंट करेंगे तो बता दूंगा मैं एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, उसके बाद करते हैं कीवर्ड्स। अगली हेडिंग होती है कीवर्ड्स, आपको लेने होते हैं। फिर आप जो भी टॉपिक ले रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन आपको लिखना होता है, इंट्रोडक्शन लिखना होता है। ठीक है, अगला होता है कंक्लूज़न, फाइनल कंक्लूज़न आपको निकालना होगा। ठीक है, फिर होती है एक्नॉलेजमेंट आपको बतानी होती है। फिर है एब्रीवेशंस जो होते हैं, यदि आपने कुछ शॉर्ट्स में लिखा है एब्रीवेशंस जो है, ठीक है, जैसे आपने लिख दिया मान लीजिए बीपी, तो आपको लिखना पड़ेगा क्या है एब्रीवेशन कौन सा लिया आपने, बीपी लिया है जिसका फुल फॉर्म क्या है, ब्लड प्रेशर। ठीक है, एंड रेफरेंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। रेफरेंस आपकी लास्ट हेडिंग होती है। रेफरेंस आपको ये हम इसे बिब्लियोग्राफी भी बोलते हैं एंड एग्जैक्टली आर्टिकल में हम इसे बोलते हैं रेफरेंस वर्ड बोलते हैं। और रेफरेंस आपको लिखने होते हैं और वो भी रेफरेंस आपको लेने होते हैं। जितने अधिक रेफरेंस आप लेंगे, जितने अधिक, जैसे आपने 20 पीडीएफ लिया है, उन 200 पीडीएफ का रेफरेंस भी कॉपी कर लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब आप पीडीएफ लेने वाले होंगे, जिस भी वेबसाइट से आप पीडीएफ लेते हैं, जहाँ से भी आपने डाटा का मटेरियल कलेक्ट किया है,
उस मटेरियल जो आपने लिया, जैसे कि आपने गूगल स्कॉलर में कोई विशेष कोई वेबसाइट से आपने लिया है, तो उस वेबसाइट से जब आप डेटा लेंगे, जब पीडीएफ कलेक्ट करेंगे, तो उसका आपको वहाँ पर रेफरेंस भी लेना होगा, क्योंकि बिना रेफरेंस के, क्योंकि उस आपने जो पीडीएफ लिया है 10 से 20, उस पीडीएफ को प्रॉपर रीड करेंगे और फिर उनको नए वर्ड्स में आपको लिखना है, यहाँ लिखना है, आपको आर्टिकल लिखना है। तो ये जो आपने नए वर्ड्स लिखे हैं, तो उसके लिए आपने रेफरेंस कहाँ से लिया है? मैंने 10 से 20 पीडीएफ का रेफरेंस लिया है, लेकिन वो रेफरेंस आपने लिया है, लेकिन उसको बताना पड़ेगा आपको कि भाई मैंने ये वेबसाइट से लिया है, फिर सेकंड ये लिया है, थर्ड ये लिया है, ये आपको बताना पड़ेगा। रेफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, रेफरेंसिंग करना, साइटेशन करना, ये आपको बताऊंगा यदि आप मेरे से जानना चाहते हैं तो। ठीक है, तो पहला है आपका टाइटल होना चाहिए, दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट, तीसरा होता है कीवर्ड्स, फिर आपका होता है इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, एक्नॉलेजमेंट, एब्रीवेशन एंड लास्ट होता है रेफरेंस। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। आगे बात करते हैं, जब भी हम टाइटल की बात करते हैं, थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको इसमें, जब भी हम टाइटल की बात करते हैं, जो टाइटल है वो 7 से या 7 to 15 वर्ड्स, 7 से 15 वर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम 15 वर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, ये आप जैसे आप जब आर्टिकल लिखते हैं, तो आर्टिकल लिखने पर जब आप लिखते हैं, तो ये जो कॉमन हेडिंग्स बताई हैं, जितने अब जब आर्टिकल आप लिखें, तो आर्टिकल को लिखने के बाद आपको पब्लिश करना होता है। पब्लिश कहाँ पर करेंगे आप? जनरल्स आप जो लेते हैं, जैसे आप कोई भी जनरल्स में आप पब्लिकेशन कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं, मैंने आपको ऊपर एक बताया कि आप मान लेते हैं कि इसमें से ये जो आपका है, मान लेते हैं इंडियन जर्नल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी, इस जर्नल पे आपको, आप जो आर्टिकल लिख रहे हैं यहाँ पब्लिश करना चाहते हैं। ठीक है ना, तो जब इसे यहाँ जब पब्लिश करेंगे, तो उसमें आपको रिव्यू आर्टिकल लिखने की प्रॉपर ये जो हेडिंग्स मैंने बताई आपको, ये वहाँ पर दी होती है। ये बहुत कॉमनली ये वाली हेडिंग्स हर जर्नल्स यूज़ करते हैं। फिर भी क्या करें, जब आपने आर्टिकल लिख लिया है, इस हेडिंग को फॉलो कर लें, और जब आपको पब्लिकेशन करना हो, तो उस जर्नल में जाकर वहाँ के इंस्ट्रक्शन को रीड कर आप उसके अनुसार हेडिंग भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन कॉमनली यही हेडिंग होती हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, और जो टाइटल मैंने आपको बताया है, टाइटल आपका होना चाहिए 7 वर्ड्स से लेके 15 वर्ड्स तक आपके होना चाहिए। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, 7 से 15 वर्ड्स आपको टाइटल में लेना है। दूसरा बात करेंगे, जब आप एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे, तो एब्स्ट्रैक्ट लिखने पर आपको 100 to 200 वर्ड्स आपको उसमें होने चाहिए। मिनिमम 100 एंड मैक्सिमम 200 वर्ड्स आपको लिखने होते हैं, ये आपको याद रखना है। और कई बार जो जनरल्स होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग अलग अलग ही बताते हैं, लेकिन आपको 100 से 200 रखें, तो ये भी यूनिवर्सल होता है। बहुत कॉमनली सभी जनरल्स में ये मतलब इस प्रकार से ये 100 to 200 बताया गया है। अगली बात करते हैं, कीवर्ड्स की बात करेंगे, तो कीवर्ड्स में भी आपको 4 to 8, ठीक है, 4 से 8 कीवर्ड्स आपको रखने हैं। 4 से 8 कीवर्ड्स आपको रखने होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आपको टाइटल क्या करना है, 7 से 15 वर्ड्स का रखना है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट की हम बात करेंगे 100 to 200 वर्ड्स रखना है। कीवर्ड्स की हम बात करेंगे 4 to 8 वर्ड्स हमको रखने हैं। ठीक है, अगली बात करेंगे, जब हम हेडिंग की बात करते हैं, जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, तो इंट्रोडक्शन में क्या करना है आपको, जैसे आपने क्रोनिक हेडेक अपन बात कर रहे थे, तो इंट्रोडक्शन में जो क्रोनिक हेडेक में बहुत सारी हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स को फॉलो करना। जैसे आपने आपका जो भी टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में आपको लिखना है। उसके जैसे हम बात करेंगे कि क्रोनिक हेडेक क्या होता है, उसके बारे में आपको बताना है। क्रोनिक हेडेक के टाइप्स बताने हैं, दी टाइप्स हैं, तो रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, कॉजेज़ क्या होते हैं, क्रोनिक हेडेक में क्या क्लिनिकल फीचर मिलेंगे, क्रोनिक हेडेक के लिए हमको इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, क्या मैनेजमेंट करेंगे, क्या प्रिवेंशन करेंगे, ये आपको बताना होगा। ठीक है, मैनेजमेंट में आप यहाँ पर होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी आपको वहाँ पर बताना होता है। होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी आपको वहाँ लिखना होता है। ठीक है ना, तो जो भी आप इंट्रोडक्शन पार्ट लेंगे, वहाँ पर आपको उस, जैसे हमने इसमें लिया है क्रोनिक हेडेक के बारे में लिखेंगे, इसके टाइप्स बताएंगे, रिस्क फैक्टर देखेंगे, कॉजेज देखेंगे, क्लिनिकल फीचर देखेंगे, इन्वेस्टिगेशन देखेंगे, मैनेजमेंट देखेंगे। होम्योपैथिक मेडिसिन आपको इंक्लूड करना है, क्योंकि हमने क्या बोला था, ऊपर बताया था मैंने, द रोल ऑफ होम्योपैथी इन मैनेजिंग ऑफ क्रोनिक हेडेक बताया था मैंने आपको। एंड लास्ट हम बात करेंगे कंक्लूज़न की। लास्ट हम बात करेंगे किसकी, कंक्लूज़न की बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंक्लूज़न के बारे में बात। क्यों कंक्लूज़न, मतलब हमको यहाँ बताना है कि जो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन है वो क्रोनिक हेडेक पे काम करती है
कैसे करती है, कौन सी बेस्ट मेडिसिन कैसे काम करती है और किस प्रकार से वो क्योर कर सकती है, ठीक है ना। फिर उसका जो एक्नॉलेजमेंट है वो आपको बताना होगा, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट आपको लिखना होगा इसके बारे में, ठीक है, एब्रीवेशन आपको बतानी होगी, ठीक है। एंड लास्ट जो है आपको रेफरेंस आपको लिखने होते हैं। मैंने आपको बताया जितने भी आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे उनके रेफरेंस डाउनलोड कर लें, और रेफरेंस जो होता है वो आपको यहाँ पर लिखने होंगे, नंबर से 1 2 3 आपको ऐसे लिखने होंगे, ठीक है ना। इन रेफरेंस को लिखने की भी स्टाइल होती है, पैटर्न होते हैं, अलग अलग पैटर्न होते हैं, ठीक है। तो आपको जिस जर्नल में आप पब्लिकेशन करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको उन रेफरेंस को अरेंज करना होगा। आपने जब पीडीएफ डाउनलोड किया तब आपने रेफरेंस कॉपी कर लिए, रेफरेंस कॉपी कर लीजिए, आप कॉपी करके रख लीजिए। लेकिन जब आप जिस भी जर्नल में पब्लिकेशन करना चाहते हैं उस जर्नल के अनुसार रेफरेंस की स्टाइल को आपको कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। अब वो कौन कौन सी स्टाइल्स होती हैं वो आप यदि पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे मैसेज करें, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको उन रेफरेंस को लिखना होगा, क्योंकि उन रेफरेंस लिखने की स्टाइल भी होती है, अलग अलग स्टाइल होती हैं, पैटर्न्स होते हैं, वो आपको लिखने होंगे। तो बिना रेफरेंस का आपका आर्टिकल कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, जब भी आर्टिकल आप लिखें तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है और आर्टिकल लिखने में, कि आपको कॉपी पेस्ट कभी नहीं करना है। यदि आपने उठाया, उस बुक से उठाया कॉपी कर लिया, उस बुक से उठाया आपने या उस वेबसाइट के पीडीएफ से उठाया आपने कॉपी कर लिया, कॉपी बिल्कुल नहीं करना है। कॉपी करेंगे तो आपका जो आर्टिकल है वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम पब्लिकेशन में जो आर्टिकल देते हैं वो हमेशा कैसा होता है, यूनिक वर्ड्स, नए वर्ड्स में होता है, जिसके लिए हमको प्लेजरिज्म कराते हैं या प्लेजरिज्म रिपोर्ट होती है, जिसमें आप देखते हैं कि भाई आपके जो वर्ड्स हैं कॉपी तो नहीं है, ठीक है। तो एकदम नए वर्ड, कॉपी पेस्ट कभी नहीं करना चाहिए। कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपका आर्टिकल, यदि कॉपी बात कर रहे हैं तो अलग अलग जनरल्स का अलग अलग होता है, कम से कम आपको 1 से लेके 10% कॉपी का अपन कह सकते हैं, अलग अलग जनरल्स का अलग अलग थॉट्स होता है। मैक्स टू मैक्स 10% कॉपी का हम बोलते हैं। 90% जो है वो नए वर्ड्स होने चाहिए, नए सेंटेंस आपके होने चाहिए, ठीक है। और जो आप रेफरेंस की बात कर रहा था मैं, वो अकॉर्डिंग टू जनरल्स होते हैं, लेकिन बहुत कॉमन जो स्टाइल होता है APA स्टाइल होता है। इस स्टाइल में बहुत कॉमनली जो जनरल्स होते हैं वो इस स्टाइल में रेफरेंस को लिखते हैं, ठीक है। अब APA क्या होता है या रेफरेंसिंग स्टाइल्स क्या होती है, साइटेशंस के रेफरेंस का कैसे दिया जाता है, उसके लिए आगे कोई वीडियो बना दूंगा मैं आपको। लेकिन आपको याद रखना है कि जब भी आर्टिकल आप लिख रहे हैं तो इन हेडिंग्स को फॉलो करें और इस हेडिंग्स को फॉलो करके आपको लिखना चाहिए। फिर ही मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया है कि 7 से 15 वर्ड्स लेने हैं, एब्स्ट्रैक्ट्स में कितने वर्ड्स लेने हैं, कीवर्ड्स कितने लेने हैं, इंट्रोडक्शन में कौन सी हेडिंग फॉलो करनी है, ये मैंने आपको ऑल बता दिया है। इन पैटर्न्स को फॉलो करें और अपने आर्टिकल्स को लिखें और अच्छे जर्नल्स में उसको पब्लिश करें, ताकि आप अपनी MD को कंप्लीट कर सकें, अपनी PhD कंप्लीट कर सकें, और साथ ही साथ जब आप टीचिंग कर रहे हैं तो अपने रिज्यूमे को अपडेट करके रख सकें, क्योंकि कोई गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं तब भी आपको इस पब्लिकेशन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। आज के टाइम में पब्लिकेशन ही बहुत कुछ है जो आपकी प्रमोशन से लेके सैलरी से लेके आपको बहुत अधिक बेनिफिट दे सकता है। तो होम्योपैथी में आपको रिव्यू आर्टिकल लिखना है तो इन हेडिंग्स को फॉलो करना होगा। और कोई क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है।